श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी क्लास है जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में मेंडल के नियम के बारे में पढ़ा था। तो मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और मेंडल ने बहुत सारे रूल्स दिए, नियम दिए जो आनुवांशिकी में आज भी माने जाते हैं। तो मेंडल ने सर्वप्रथम हमने देखा था कि मटर के पौधे पर काम किया। मटर के पौधे को सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि उसने उसमें 3 कैरेक्टर सबसे पहले फाउंड किए थे। 3 कैरेक्टर कौन से थे? पहला कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, स्व निषेचन पाया जाता है, स्व निषेचन पाया जाता है। ठीक है, यह बाइसेक्सुअल प्लांट है, द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी पादप होता है और इसमें आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कराई जा सकती है। ठीक है, तीसरा इसमें आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कराई जा सकती है। आर्टिफिशियल मतलब हम खुद चाहें तो उसमें क्रॉसिंग करवा सकते हैं। क्रॉसिंग मतलब संकरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम खुद भी यदि हम अपने द्वारा संकरण करवाना चाहें कोई पादप का किसी और पादप से तो वो संकरण करा सकते हैं। तो इन 3 लक्षणों की वजह से मेंडल ने इस पौधे को सेलेक्ट किया, मटर के पौधे को। फिर दूसरा था कि इसमें कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पाए जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कि जैसे मान लो कि कोई कैरेक्टर है, जैसे लंबा होना, किसी का कोई लंबा होना कैरेक्टर है तो लंबा होने का कॉन्ट्रास्ट क्या है? लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये एक जो कैरेक्टर है वो किसका है? लंबाई का। कि जैसे पौधा लंबा है, पौधे की लंबाई एक कैरेक्टर हो गई और इसके कॉन्ट्रास्ट क्या हो गए? पौधे का लंबा होना और पौधे का बोना होना, है ना। तो लंबा और बोना ये कॉन्ट्रास्ट हैं लंबाई के। उसी तरह से मान लो फ्लावर का कलर देखें हम, तो फ्लावर का कलर तो एक लक्षण हो गया और उसके कॉन्ट्रास्ट क्या हो गए? उसके प्रारूप क्या हो गए? कि जैसे पीला होना, फूल का पीला होना और फूल का सफ़ेद होना। तो फूल का कलर तो है वो है कैरेक्टर और जो कॉन्ट्रास्ट है वो है लाल और वो सफ़ेद फूल। तो इस तरह से मटर के पौधे में ऐसे मेंडल ने 7 प्रकार के लक्षणों को आइडेंटिफाई किया जिनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर दिए। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बेस पर उन्होंने क्रॉसिंग करवाई। और हमने पढ़ा भी था कि जिसमें कि जैसे टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, दोनों की क्रॉसिंग करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट लंबे होते हैं, सभी प्लांट लंबे होते हैं, सभी प्लांट लंबे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस एक टर्म्स आई थी, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कराया क्यों जाता है? क्योंकि केवल जीनोटिपिक रेशियो देखने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर सभी पौधे लंबे हैं लेकिन इसी का स्वपरागण कराया जाए, स्वपरागण, तो F2 जनरेशन के अंदर T और ये T और T और स्मॉल t ये पौधे प्राप्त होते हैं F2 जनरेशन में। तो फिर ये पौधा कहाँ से आ गया? इस तरह से हम इसको ये देखने के लिए करते हैं टेस्ट क्रॉस कि ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। क्योंकि टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि F2 जनरेशन के पादप का उसके जनक पादप से क्रॉसिंग करवाने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमारे रिजल्ट है जैसे T और ये डार्फ T। तो इसको हम क्रॉसिंग करवा दें रिसेसिव पेरेंट से। यदि इससे हम क्रॉस करवाते हैं तो इसमें तो सभी ये प्लांट प्राप्त होंगे और इसमें सभी, इसका हम करके देखें तो जैसे स्मॉल टी और एक ये कैपिटल T, ये स्मॉल t। तो इसमें 50% तो टॉल और 50% डार्फ होंगे। और इससे यदि क्रॉस कराते तो 100% ड्वार्फ होंगे। ये डार्फ और ये सारे 100%
टॉल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि टेस्ट क्रॉस करवाएं तो हम किसी भी प्रोजेनी को, किसी को ये बता सकते हैं कि ये समयुग्मजी कंडीशन में है या फिर विषम युग्मजी कंडीशन में है। तो जेनेटिक रेशियो देखने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, मेंडल ने ऐसा कहा। उसके बाद मेंडल ने 3 नियम भी दिए जो हमने पढ़े थे, जिसमें कि पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, जिसमें उसने डोमिनेंस रूल्स, जिसमें मेंडल कहते हैं कि F1 जनरेशन में केवल वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं, मतलब अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लंबापन है, ये बोनापन है, तो यहाँ पर प्रकट हुआ लंबापन। इसका मतलब लंबा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट जो लंबा है वो है जो प्रभावी लक्षण है। लेकिन उसके बाद में मेंडल ने दूसरा नियम दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, दूसरा नियम सेग्रीगेशन का, जिसमें क्या कहते हैं कि ये सेग्रीगेट करते हैं। जब एक गैमेट में 2 युग्मक होते हैं तो वो युग्मक दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये अलग होते हैं, ये T बन जाता है, ये अलग से T बन जाता है। तो ये युग्मक निर्माण के समय सेग्रीगेशन होता है कैरेक्टर्स का, जीन्स का, तो ये अलग अलग होते हैं। तो यही मेंडल का दूसरा नियम था कि ये पास में रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं दोनों, सेग्रीगेशन रूल है ये। फिर इसके बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यन का नियम और संकरण का नियम। तो इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मीन्स पास में आना, और यहाँ पर ये कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, संकरण होता है, तो ये इंडिपेंडेंटली आते हैं मतलब ये इससे भी क्रॉस कर सकता है और इस T से भी, तो ये इंडिपेंडेंट है। एक सिक्के को हम उछालें तो वो हेड एंड टेल कोई सा भी आ सकता है। उसी तरह से यहाँ पर जो एक युग्मक है वो इन दोनों युग्मक से किसी में से भी संकरण कर सकता है, और ये वाला है वो भी किसी से भी संकरण कर सकता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल्स कहलाता है। तो ये 3 रूल्स भी हमने पढ़े थे। इसके बाद मेंडल के जो नियम थे उनके कुछ अपवाद दिए गए थे। मेंडल के नियमों के अपवाद में हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट डोमिनेंस ना हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि ये पूरे लंबे पौधे आ जाते हैं तो इसका मतलब कंप्लीट डोमिनेंस है। लेकिन यदि यहाँ पर लंबा ना हो के, जैसे मान लो कि इसकी लंबाई 5 मीटर थी, इसकी लंबाई 3 मीटर थी, और यहाँ पर जो लंबे आए वो 4 मीटर के आए, तो ये कहाँ कंप्लीट हुए, इनकम्प्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यहाँ पर लाल फूल वाला लेके रेड फ्लावर प्लांट लिया और यहाँ पर वाइट फ्लावर प्लांट लिया और दोनों को क्रॉस कराया, तो यहाँ पर पिंक प्राप्त हुआ, पिंक कलर आया। तो ये हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर रेड कलर है वो डोमिनेंट था, यहाँ पर वाइट है वो रिसेसिव था। लेकिन यहाँ पर रेड है वो अपना कैरेक्टर पूरी तरह से प्रभावी दे नहीं पाता है अपने कैरेक्टर का, तो यहाँ पर प्रभावीपन उसका खत्म हो जाता है, प्रभाविकता उसकी खत्म हो जाती है। तो ये आधा प्रभावी कहलाता है ना, अपूर्ण प्रभावी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये मेंडल का अपवाद है, क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था कि यहाँ पर F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभावी लक्षण है वो प्रकट नहीं होते हैं, यहाँ पर इनकम्प्लीट प्रभावित होते हैं, आधे प्रभावित होते हैं, आधे प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस रूल्स हमने पढ़ा था। इसके बाद इसका सेकंड रूल था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इसका एग्जाम्पल था मिराबिलिस जलापा, और इसमें हम कोडोमिनेंस में देख रहे थे कि जैसे हमने मान लो 2 बफेलो ली, 2 बफेलो में एक ब्लैक है एक वाइट है, और उसमें जब बच्चा पैदा हुआ तो दोनों कलर का हुआ। जैसे गाय है, जर्सी गाय है, देखते हैं हम, जिसमें धब्बे से होते हैं, तो ब्लैक गाय ली और बुल लिया वो वाइट था, और बच्चा जो पैदा हुआ वो दोनों कलर का हुआ। तो मतलब यहाँ पर ब्लैक बुल और वाइट काऊ यदि ऐसे कैरेक्टर हों तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट
दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी डोमिनेंट था, ये भी आता है, और ब्लैक था, ये भी आता है। तो इसका मतलब को डोमिनेंस कि दोनों प्रभावी हैं और दोनों प्रभावी साथ साथ ही रहते हैं लक्षण। तो ये को डोमिनेंस रूल कहलाता है, जो कि मवेशियों के लिए एग्जाम्पल के रूप में दिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था लीथल जीन, तीसरा था लीथल जीन इफेक्ट। लीथल जीन इफेक्ट पढ़ा था। तो इसमें क्या कहा था कि ये दो प्रकार का होता है, प्रभावी और अपूर्ण प्रभावी, है ना, कंप्लीट और डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या है कि यदि एक लीथल जीन वो होते हैं घातक जीन बोलते हैं जिनको, ये जिस भी कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो जीव के लिए घातक मतलब प्राण घातक प्रभाव दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि ये प्रभावी है, प्रभावी कैरेक्टर, इसका मतलब ये जहाँ भी जाएंगे इसका मतलब सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो प्रभावी डोमिनेंस वाला कहलाता है, डोमिनेंस लीथल, और दूसरा कहलाता है रिसेसिव लीथल। तो रिसेसिव लीथल में क्या होता है कि इसमें से कोई जीन लीथल हो तो वो क्या है कि F2 जनरेशन में जाके और एक को प्रभावित करेगा, इतने तो जिंदा रह सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमारा हीमोफीलिया है, रतौंधी रोग है, ये सारे लीथल जीन इफेक्ट हैं, बट लेकिन ये हैं रिसेसिव लीथल, ठीक है, रिसेसिव लीथल जीन इफेक्ट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीपल एलिजिज्म, बहुजीनी आनुवांशिकी, पॉलीजीन इनहेरिटेंस। पॉलीजीन इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था पॉलीजीन इनहेरिटेंस। इसमें हम देखते हैं कि पॉलीजीन, एक से ज़्यादा जीन हो, A1 A2 A3, ये जीन मिलके और कोई एक कैरेक्टर दे रहे हो मान लो, ठीक है। तो ये पॉलीजीन इफेक्ट है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा जीन मिलके और कैरेक्टर देते हैं। जबकि यहाँ पर हम कह रहे थे कि एक ये टी है, कैपिटल टी है, तो वो तो लंबे पौधे बनाता है और ये स्मॉल टी है वो डार्क छोटे पौधे बनाता है। लेकिन यदि यहाँ पर तीन यदि जीन है और वो एक बना रहे हैं तो फिर इसमें क्या करेंगे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारी विजडम है, बुद्धिमता, जिसमें 25 जीन इफेक्टिव होते हैं। 25 जीन यदि पूरे प्रभावी हो जाएं तो फिर वो उस व्यक्ति का, उस होमोसेपियंस का जो माइंड है, ब्रेन है, वो हायर इंटेलिजेंट होगा, तो उसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये पॉलीजीन इफेक्ट है, तो ये भी मेंडल ने नहीं बताया, वो भी इसी में आता है। उसके अलावा नेक्स्ट था मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पिता। मेंडल के प्रयोगों में उसने बताया कि ऐसे जीन को बहुविकल्पी जीन कहते हैं कि जो 2 से ज़्यादा वैकल्पिक सदस्यों की संख्या हो सकती है। क्या होता है कि ये पॉलीजीन में तो बहुत सारे जीन एक साथ मिलकर कैरेक्टर दे रहे हैं, लेकिन मल्टीपल एलेलिज्म में क्या होता है कि जो जैसे मल्टीपल एलेलिज्म में हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा, ए कैरेक्टर है, ये बी कैरेक्टर है, लेकिन दोनों मिल जाएं तो ए बी भी एक ब्लड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म हो गया कि एक एलिल है, दूसरा एलिल है, लेकिन ये जब दोनों मिल जाए तो तीसरा एलिल बन गया। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म यदि अपने कैरेक्टर प्रकट कर रहा है कोई जीन, लेकिन दूसरे के साथ दूसरे ही प्रकट पैदा, मतलब एक जीन है वो अपने लक्षण प्रकट कर रहा है, दूसरा जीन है वो अपने लक्षण प्रकट कर रहा है, लेकिन दोनों साथ में आ जाएं तो तीसरे लक्षण प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे मान लो 2 स्टूडेंट हैं, एक मैथ में इंटेलिजेंट है, एक साइंस में इंटेलिजेंट है, ठीक है, और दोनों एक जगह आ जाएं तो मतलब वो नीट क्वालिफाई कर जाएं, है ना। तो इस तरह से मतलब उनमें तीसरी खूबी और आ जाती है। तो ये मल्टीपल जीन एलिलिज्म है। और उसके बाद में लिंकेज, सहलग्नता भी हमने पढ़ा था, सहलग्नता, लिंकेज में क्या है कि यदि कोई जीन है, A1 जीन है और A2 जीन है, A3 जीन है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे जीन है कि मान लो कि ये साथ में ही जाएं। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि स्टूडेंट क्लास में खड़े होते हैं तो एक के साथ दूसरा खड़ा होता है और वो भी जाके आ जाता है साथ साथ। तो ऐसा जब युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय कुछ जीन ऐसे होते हैं
कि वो साथ साथ ही जाते हैं। यदि ऐसे जीन साथ साथ जाते हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल है वो गलत हो जाएगा, इंडिपेंडेंट जो सेग्रीगेशन रूल है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जिसमें हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा जीन है A1 और A1 जीन है वो A2 जीन के साथ में ही दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो लिंकेज है, लिंक्ड हैं एक साथ एक दूसरे के, तो उससे प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या होगी कि जहाँ यहाँ पर दोनों रूल जो मेंडल के रूल थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन रूल, तो ये दोनों रूल ही गलत साबित हो जाते हैं। अतः यह मेंडल का अपवाद है लिंकेज भी, जहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं कि एक जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ मेंडल कह रहा है कि एक जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है और हम लिंकेज बता के ये कह रहे हैं, मॉर्गन ने दिया इसको, और वो कहता है कि एक जीन के साथ दूसरा जीन भी अटैच हो और वो साथ साथ चले जाएँ, तो फिर इसका मतलब मेंडल का नियम गलत हो गया। लिंकेज हो गया, यदि दो जीन एक साथ जुड़े हुए हैं तो मतलब वो इंडिपेंडेंटली ना तो सेग्रीगेट कर रहे हैं ना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो ये एक रूल अपवाद हो गया। इसके बाद कोशिका द्रव्य वंशागति, हमने लास्ट ये नियम भी पढ़ा था, कोशिका द्रव्य वंशागति। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसमें क्या है कि हर बार हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी स्पीशीज़ में हम देखते हैं कि यदि जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर दो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं और मेल गैमेट्स का केवल न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो काम आता है, जबकि फीमेल के जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले डीएनए हैं वो भी पाए जाते हैं, वो भी उस नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। प्लांट्स के केस में हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है जिनका खुद का डीएनए होता है, वो खुद के डीएनए को रेप्लिकेट भी करते हैं। तो उस कंडीशन में यदि ऐसा डीएनए यदि किसी मादा प्लांट का है तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए तो उसी का जाएगा प्रोजेनी में भी, और यदि उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हो तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि वही कैरेक्टर जा रहा है और उसका मेल का तो साइटोप्लाज्म में जो पाए जाने वाले कोशिकांग हैं उनका डीएनए नहीं आता है। तो ये भी एक मेंडल के अगेंस्ट में एक मैटर है कि इसमें ये रूल्स है कि यहाँ पर कोशिका द्रव्य वंशागति है जो मेंडल के नियमों का अपवाद कहलाती है। इसके बाद में बहुसंकरण पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, तो हम इसके बाद पढ़ते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस बहुसंकरण, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम इसमें जब कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा विपर्यासी लक्षणों के कैरेक्टर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो ये बहुसंकरण कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों को लेकर प्रयोग किए जाएं तो वो बहुसंकरण कहलाते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जब एक लक्षण लेते हैं, हमारा एक लक्षण क्या था, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई हमारा एक लक्षण है जिसके दो कॉन्ट्रास्ट हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, जिसको हम टी से और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक लक्षण हुआ। यदि ऐसे हम कहते हैं कि फ्लावर कलर, फूल का रंग, और यहाँ पर हम कह दें रेड एंड वाइट, है ना, फली का रंग कर देते हैं हम, फली का रंग, यहाँ पर हम कह दें
येलो एवं ग्रीन। ठीक है, इसको हम यदि डोमिनेंट बनाते हैं और तो इसको हम रिसेसिव बना देंगे। अब हम कह रहे हैं कि यदि एक पौधे के एक लक्षण को लेकर यदि हम क्रॉस कराएं, ठीक है, एक लंबा पौधा लिया एक छोटा पौधा लिया उसका क्रॉस करा दिया तो ये एकल संकरण क्रॉस कहलाएगा। यदि हम कहें कि एक पौधे का एक पौधा लिया जिसके फली का रंग येलो है और लंबा पौधा है, ध्यान करेंगे, हमने एक ऐसा पौधा लिया जिसका फली का रंग येलो है और लंबाई उसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब दो कैरेक्टर को लेके हमने यूज किया, इसको संकरण करवाया टी एंड टी, वाई एंड वाई और स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये जो दो कैरेक्टर हो गए इसका मतलब ये कहलाएगा द्विसंकरण। द्विसंकरण। इसके बाद ऐसे यदि हम तीसरा कलर भी ले लें, झुर्रीदार है ना, रिंकल्डर वो था, 7 कैरेक्टर मेंडल ने बताए थे, तो सातों में से हम ऐसे ही एकल संकरण, द्विसंकरण, 3 कैरेक्टर को और साथ ले लें तो त्रिसंकरण, चतुस्संकरण, पंचसंकरण, 6 संकरण और 7 संकरण। तो इस तरह से ये अलग अलग संकरण कहलाते हैं। अब इनका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उस टाइम, तो हम चेकर बोर्ड बना नहीं सकते हैं, चेकर ग्राफ बना नहीं सकते हैं और इतना टाइम भी नहीं होता है। तो इसलिए छोटा सा ट्रिक है यहाँ पर पढ़ने के लिए कि जैसे हमारे को यदि एकल संकरण का पता है, एकल संकरण जिसका फिनोटिपिक रेशियो ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। ठीक है, इसके बाद इसका जीनोटिपिक रेशियो इसका है 1:2:1। ठीक, तो इस तरह से एकल संकरण का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो यदि हमें पता है तो हम सारे संकरण जितने भी द्विसंकरण, त्रिसंकरण, चतुस्संकरण सबका हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। तो द्विसंकरण जिसका फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं हम तो 3:1 है एकल संकरण का। तो द्विसंकरण कितना होता है, इसका डबल होना चाहिए 3:1। इसको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 को फिर 1 से किया तो 3, फिर इस 1 को 3 से किया तो 3 और इस 1 को 1 से किया तो 1। ये तो हमारा द्विसंकरण का फिनोटिपिक रेशियो आ गया। ठीक है, ये आ गया फिनोटिपिक रेशियो। इसके बाद यदि हम इसी का जीनोटिपिक रेशियो देखें तो 1, 2 और 1, ये एकल संकरण का था, इसी को मल्टीप्लाई कर दें 1, 2 और 1, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, बराबर 1, 2, 1। इसका 2 से करेंगे तो 2, 4, 2, फिर 1 से करेंगे तो 1, 2 और 1। ये आ गया इसको जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, यदि इसी तरह से हम जीनोटिपिक रेशियो देख लिया हमने द्विसंकरण का, इसी तरह से हम यदि त्रिसंकरण भी देखें तो त्रिसंकरण का भी हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फिनोटिपिक रेशियो में क्या करेंगे, 3, 1, फिर 3, 1 और फिर 3 और 1, ये हो गया। और ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो करेंगे तो 1, 2, 1 गुणा 1, 2, 1 गुणा 1, 2 एंड 1। ठीक है, तो इससे हम फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेंगे। तो एक संकरण प्रयोग करने के बाद में हम द्विसंकरण प्रयोग भी कर सकते हैं, त्रिसंकरण प्रयोग भी कर सकते हैं। मेंडल ने 7 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे मटर के पौधे में, तो हम 7 लक्षण तक हम ये काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो एकल संकरण, द्विसंकरण, त्रिसंकरण का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो वो भी हम आराम से इसमें किया जा सकता है। तो आगे के हम इसमें कुछ और करैक्टर हैं, जैसे युग्म विकल्पी या अंतर्जीन पारस्परिक क्रियाएं, मतलब जो जीन हैं आपस में किस तरह से क्रिया करते हैं, ये आगे के टॉपिक बचते हैं इसमें। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेंडल ने उस समय जीन के बारे में बताया जिस टाइम डीएनए का भी पता नहीं था। तो उसने फैक्टर कहा, और कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर उसने मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने रूल दिए, 3 रूल दिए, जिसमें डोमिनेंट रूल दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, सेग्रीगेशन रूल दिया, 3 रूल दिए। फिर उसके बाद कुछ अपवाद आते हैं जो कि मेंडल के अकॉर्डिंग यदि मटर के पौधे पर किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट तो फिर वो अपवाद नहीं है, लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट किसी अदर प्लांट पर, अदर एनिमल्स पर, अदर ऑर्गेनिज्म पर किए जाते हैं तो फिर वो मेंडल के अगेंस्ट में वो अपवाद कहलाते हैं, ये अपवाद कहते हैं इसको। अदरवाइज मेंडल का कहीं भी कोई अपवाद नहीं है यदि हम मटर के पौधे पर काम करते हैं तो उसमें अपवादों में कुछ नियम आते हैं, वो हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कि वो कम्प्लीटली अपनी डोमिनेंसी शो ना करे, है ना, प्रभाविकता अपनी शो ना करे। जैसे गुलाबी कलर आ जाना, और रेड और वाइट फ्लावर वाले 2 पौधों का क्रॉसिंग करवाएं तो गुलाबी फूल आ जाना, तो ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फिर को डोमिनेंस, मतलब दोनों कैरेक्टर, जनकों के जो जनक पेरेंट्स हैं उनके दोनों के लक्षण पीढ़ी में आ जाएं, तो इसका मतलब जैसे हम देखते हैं कि गाय है या बैल है ना, सांड है, बुल है, तो वो ब्लैक और वाइट गाय हो तो कई बार बच्चा है, बछड़ा है, बछड़ी है, जो दोनों कलर वाली हो जाती है, तो वो को डोमिनेंस, मतलब इसका मतलब वाइट कलर और ब्लैक कलर दोनों ही डोमिनेंट थे और वो उसकी प्रोजेनी के अंदर दोनों कैरेक्टर साथ साथ आ गए, तो वो को डोमिनेंस कहलाता है। फिर पॉलीजीन, एक से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को, जैसे विजडम हमारी बुद्धि है। फिर मल्टीपल एलेलिज्म, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, दोनों के लक्षण अलग थे लेकिन दोनों साथ आए तो तीसरा कैरेक्टर देने लग गए, तो ये मल्टीपल एलेलिज्म कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा लिंकेज, कि कुछ जीन ऐसे हैं जो साथ साथ ही जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं, तो ये भी मेंडल के अपवाद, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, सेग्रीगेशन रूल्स, ये इसके अगेंस्ट में चला जाएगा, तो ये संलग्नता वाला, लिंकेज वाला। फिर उसके बाद में लास्ट हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्म में भी कुछ डीएनए होता है, वो हमेशा मदर का ही प्रोजेनी में जाता है, अपने फादर का नहीं आता है, तो इसलिए जो प्रोजेनी है वो ज़्यादातर मैच करती है, ज़्यादातर कैरेक्टर्स में ज़्यादातर उसके लक्षण हैं वो सब माता से आते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं जो हमने पढ़े। इसके बाद हम कुछ जीन की इंटरजेनिक इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी क्लास है जिसमें हम आनुवांशिकी के नियम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ अपवाद पढ़े थे। तो इस तरह से हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कुछ जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। मेंडल के नियम के अनुसार उसने कहा कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो प्रभावी होते हैं, अपना लक्षण प्रकट करते हैं F1 जनरेशन में, और वही जीन एक गैमेट के ऊपर गैमेट फॉर्मेशन के समय जब डीएनए पर होते हैं तो वो स्वतंत्रतापूर्वक एक गैमेट के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो सेग्रीगेशन रूल कहलाता है। और उसके बाद में जब 2 जनक के गैमेट्स एक जगह आते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ये मेंडल ने बताया था। इसके बाद कुछ उनके अपवाद दिए गए जिसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, पॉलीजीन्स, मल्टीपल जीन्स, लीथल जीन्स एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये बहुत सारे अदर कैरेक्टर हैं जो कि मेंडल के अपवाद के बारे में बताते हैं। तो इन सब का इन सब के बारे में हम पढ़ने के बाद देखते हैं कि जो जीन हैं
उनमें कुछ इंटरेक्शन पाए जाते हैं, कुछ तो जीन टू जीन में, मतलब जीन के अंदर ही, एक जीन के अंदर ही इंटरेक्शन हो, तो इसको बोलते हैं हम इंट्राजेनिक इफेक्ट। इंट्राजेनिक और यदि दो जीनों के बीच इंटरेक्शन हो, जैसे A1 है और A2 है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो, इसको कहते हैं हम इंटरजेनिक इफेक्ट। इंटरजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो एक जीन के अंदर ही इंटरेक्शन पाए जाएं, मतलब जो भी जितने भी एलील पाए जाते हैं एक जीन में पाए जाएं और उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कहलाता है इंट्राजेनिक इफेक्ट। तो इसको कहते हैं अंतरजातीय अंतरजीनी इफेक्ट और ये अंतराजीनिक इफेक्ट। तो हम इनमें पढ़ते हैं कि इंट्राजेनिक इफेक्ट कौन कौन से हैं और इंटरजेनिक इफेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं जीन के। ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले तो हम देख रहे थे कि अपूर्ण प्रभाविकता में जब मिराबिलिस जलापा पर हमने काम किया, तो इसमें क्या कहते हैं कि अपूर्ण प्रभाविकता मतलब प्रभावी जो लक्षण है वो F1 जनरेशन में पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता है। तो जैसे जो रेड कलर है, रेड कलर में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेड कलर है और ये वाइट कलर का फ्लावर है, तो जब F1 जनरेशन में ये दोनों ही मिलके और RR कलर में यहाँ पर पिंक कलर दे देते हैं, गुलाबी कलर दे देते हैं, ऐसा एक कोई प्लांट है। और दूसरा कोई प्लांट है जिसमें कि विड्थ मतलब पत्ती की चौड़ाई है वो चौड़ी है और सक्रिय पत्ते वाले को क्रॉस कराते हैं तो मध्यवर्ती पत्ती आ जाती है। तो जब इन दोनों लक्षणों को लेकर और एक साथ क्रॉस कराया जाए तो ये द्विसंकरण क्रॉस है, लेकिन एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविकता का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हमने लाल फूल वाला और चौड़ी पत्ती वाला और दूसरा पादप है जहाँ पर कि सफ़ेद फूल वाला और सक्रिय पत्ती वाला, इन दोनों का यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें यह हाइब्रिड प्राप्त होता है। और इस हाइब्रिड का यदि हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, युग्मक निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गैमेट RW स्मॉल r कैपिटल W कैपिटल R स्मॉल w और दोनों स्मॉल ये प्राप्त होते हैं। और इनका ही हम इस और भी हम चेकर ग्राफ में बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पादप लाल फूल वाला और चौड़े पत्ते वाला वो प्राप्त होता है। इसके बाद दो पादप हमें कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R और दोनों W, तो ये गुलाबी फूल और चौड़ी पत्ती वाला पादप हो गया। इसी तरह से हमें जैसे ये प्लांट प्राप्त हुआ, दोनों R कैपिटल हैं और दोनों R कैपिटल हैं और ये W, तो यहाँ पर ये दो प्लांट लाल फूल वाले मध्यवर्ती पत्ती वाले, एक पादप सफ़ेद फूल वाला और चौड़ी पत्ती वाला, और उसी तरह से चार पादप हैं जो गुलाबी फूल और मध्यवर्ती। एक्चुअली यही हाइब्रिड हैं, चारों एक ही लाइन में हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं। और उसी तरह से एक पादप हमें लाल फूल सक्रिय पत्ती वाला प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे ये 16 प्लांट हैं, वो 16 डिफरेंट टाइप के हमें अलग अलग जो कलर हैं और अलग अलग जो पत्ती की चौड़ाई है उस तरह के प्राप्त होते हैं। तो इसमें टाइप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के पादप हमें प्राप्त होते हैं यदि हम द्विसंकरण क्रॉस करवाते हैं और हम उसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो हम क्या होगा कि 1 2 2 1 4 1 2 2 1, तो ये आ गया। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग ये रेशियो था हमारा 9 3 3 और 1, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो था। लेकिन यदि हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, यदि हम 1 2 2 1 4 1 2 2 एंड 1, ठीक है। तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो, तो यही डिफरेंस है इनमें कि कंप्लीट डोमिनेंस होता है तो 9 3 3 1 फिनोटाइपिक रेशियो होना चाहिए। जबकि यदि अपूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और डाईहाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे हैं, द्विसंकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1 2 2 1 4 1 2 2 1 प्राप्त होता है। तो
इस क्रॉस को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो मेंडल के अपवादों में से आता है जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है कि जहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो, यहाँ पर जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो इस प्रकार से शो हो रहा है कि मेंडल का जैसे द्विहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो था, यहाँ पर ये फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है जो कि मेंडल के जीनोटाइपिक रेशियो में मिला था हमें। तो इसके बाद हमारा दूसरा करैक्टर है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। उसके बाद कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।